हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे हम फ्लू के नाम से भी जानते हैं। ये कोई नया महामारी नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी 1918 से 20 के बीच में आ चुका है और बहुत ज़्यादा लोगों को ये हार्म कर चुका है। 1/3 पॉपुलेशन को इसने हार्म किया है। अगर हम करोड़ में बात करें तो कम से कम 50 करोड़ लोगों की इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से डेथ हुआ है। आज हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरस को डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके क्या डेफिनेशन है, क्या साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं, किन पर्सन को होने की चांसेस जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, साथ ही साथ इसके कौन सा वैक्सीनेशन है, ये भी देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इन्फ्लुएंजा वायरस का। वायरस इन्फ्लुएंजा, जिसे हम लोग फ्लू के नाम से जानते हैं, कॉमनली referred to as a flu, is an infectious viral disease caused by RNA virus of the family Orthomaxoviridae, the influenza virus that affect bird and mammals। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है। ये सिर्फ अगर कोई पर्सन अगर छींकता है, खांसता है, तो उसके जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में फैल जाता है और अदर पर्सन को, जो हेल्दी पर्सन उनके कांटेक्ट में अगर आते हैं, तो उनको ये हार्म करता है और होने की चांसेस रहती है। तो ये एक क्या है, वायरल डिजीज है। साथ ही साथ ये ऑर्थोमैक्सोवेरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि आरएनए वायरस का बना हुआ है। और ये ना ही सिर्फ ह्यूमन बींग को अफेक्ट करता है, बल्कि जितने भी मैमल्स, स्तनधारी प्राणी हैं, साथ ही साथ जितने भी बर्ड हैं, उन सभी को ये अफेक्ट करता है। नाउ देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा, इसके कुछ हम लोग हिस्ट्री देख लेंगे कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है कब आया था। तो इन्फ्लुएंजा इज अ पैंडेमिक इन 1980। 1980 में इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। यहाँ पे 1940 से 1980 के बीच में वर्ल्ड वार चल रहा था और इस वर्ल्ड वार में इस वर्ल्ड वार में यूएसए ने 1917 में पार्टिसिपेट किया। जब यूएसए के सोल्जर यूरोप गए तो वहां पे उन्हें ट्रेंच ट्रेंच में रहना पड़ता था, नाली वाला जगह में, ऐसे जगह जहां बहुत कंजस्टेड प्लेस था। वहां के जो सोल्जर्स थे वहीं पे खाते थे, रहते थे और बहुत क्लोज कांटेक्ट बना के रखते थे। इतना स्पेस नहीं था कि वो लोग अपना सारा काम अलग अलग डिस्टेंस बना के कर सके, जिसकी वजह से ये वायरस जो है उस टाइम बहुत तेजी से फैला। अगर ये वायरस यूएसए से निकल के आया है तो इसका नाम फिर स्पैन फ्लू क्यों दिया गया? ऐसा नहीं है कि ये वायरस स्पैन से निकल के आया इसीलिए इसका नाम स्पैन फ्लू रखा गया है, बल्कि यहाँ पे इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी है। स्टोरी ये है कि यूएसए के अंदर जितने भी मीडिया वाले थे, उनके अंदर उन्होंने ये मना करके रखा था कि कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव न्यूज़ नहीं छापेगा न्यूज़पेपर के अंदर। तो मीडिया वाले जितने भी कंट्री के अंदर डेथ होते थे इन्फ्लुएंजा वायरस के वजह से, या जितने भी पीपल अफेक्ट होते थे, उनको दिखाया नहीं जाता था न्यूज़पेपर में, बल्कि उसे दबा दिया जाता था। लेकिन स्पेन में हुआ ये कि यहाँ के जो राजा थे, वो उनका डेथ हो गया, साथ ही साथ कुछ बड़े पॉलिटिशियन थे, उनका भी डेथ हो गया। और स्पैन कोई भी न्यूज़ को छुपाता नहीं था, बल्कि वो न्यूज़ को दिखाता था। तो यहाँ ये नहीं था कि न्यूज़ को छुपाया जाएगा, नेगेटिव न्यूज़ और पॉजिटिव न्यूज़ को दिखाया जाएगा। ये स्पैन जो था वो सभी तरह का न्यूज़ को दिखाता था। तो यहाँ जो भी हो रहा था स्पैन के अंदर, वो सब कुछ टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को बताया गया। तो यहाँ पे हुआ ये कि जो ब्रिटिश मीडिया था उसको लगा कि स्पैन ही है जो ये वायरस को फैला रहा है, और उसने इसका नाम दे दिया स्पैन फ्लू। इसीलिए लोग इसको स्पैन फ्लू के नाम से जानने लगे। The pandemic infected 1/3 of the world population and killed at least 50 million people, making it deadliest and pandemic in the modern history। यहाँ पे कहा जाता है कि जब वर्ल्ड वार हुआ था तो कम से कम 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था 1/3 हिस्सा इससे ऑलरेडी अफेक्ट हो गया था इस वायरस की वजह से, और कम से कम 50 मिलियन लोगों की डेथ भी शामिल हुआ था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो बताते हैं कि कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा ही लोगों का डेथ हुआ था, कम से कम 10 करोड़ लोगों का डेथ हुआ था। लेकिन यहाँ पे सही आंकड़ा नहीं बताया गया है। देन यहाँ
कौन से लोग थे जो ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे थे। यहाँ पे हम लोग कोविड-19 के अंदर देख रहे थे कि वैसे पर्सन जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक था, ओल्ड एज वाले, उनको कोविड-19 जल्दी हो रहा था, वो जल्दी अफ़ेक्ट हो रहे थे इस वायरस की वजह से। लेकिन इन्फ्लुएंज़ा के अंदर जो यंग एज के पीपल थे, जिनका एज 30 से 40 था, वो लोग ज़्यादा ग्रसित हो रहे थे इस वायरस की वजह से। साथ ही साथ ओल्ड एज के पीपल और सिक जो बीमार रहते थे, जिनको किसी भी प्रकार का क्रॉनिक इलनेस था, वो लोग भी ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे थे। एंड अदरवाइज़ हेल्दी पीपल, जितने भी हेल्दी पीपल थे, उनको भी ये वायरस हो रहा था। बिकम इन्फेक्टेड एंड इट एटलीस्ट 10% पेशेंट डाइड। जितने भी लोग इन्फेक्टेड होते थे, उसमें से 10% लोगों की मृत्यु हो जाती थी इस इन्फ्लुएंज़ा वायरस के वजह से। अब क्या कारण था जिसकी वजह से इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है हो रहा था? तो इन्फ्लुएंज़ा वायरस होने का कारण H1N1 इन्फ्लुएंज़ा वायरस था। 1957 में देखा गया कि एशियन इन्फ्लुएंज़ा, एशिया के अंदर भी इन्फ्लुएंज़ा हो गया, जिसका कारण था H2N2 वायरस। इसके वजह से इन्फ्लुएंज़ा वायरस हो रहा था। 1968 के अंदर हांगकांग में इन्फ्लुएंज़ा H3N2 के वजह से हुआ था। देन 1997 में वर्ल्ड के अंदर दिखने को मिला इन्फ्लुएंज़ा वायरस। देन 2003 से 2004 में मुर्गों के अंदर दिखने को मिला। जो मुर्गियां थी उसके अंदर फ्लू फैल रहा था। 2009 में पिग में दिखने को मिला, देन ह्यूमन बींग्स में। ना हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या है इन्फ्लुएंजा वायरस का। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO ने क्या डेफिनेशन दिया है इन्फ्लुएंजा वायरस का। अकॉर्डिंग टू WHO, इन्फ्लुएंजा इज ए फ्लू respiratory illness caused by influenza virus that spread easily through the air or by close contact with infected person। WHO का कहना है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो एयरबॉर्न डिजीज है, मतलब हवा से ये ट्रांसफर हो रहा है अदर प्लेसेस पे। अगर हमने इंट्रो वाला पार्ट में ही डिस्कस किया कि अगर किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंजा वायरस होगा तो अगर वो छींकता है, खाँसता है, तो उसके जो रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट होते हैं, वो हवा के थ्रू हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है या फिर किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है, वो बर्ड्स हो गया, तो उनको भी होने की चांसेस होती हैं। तो WHO का कहना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, वो रिस्पिरेटरी इलनेस है, मतलब हमारा नोज़ है, थ्रोट है और लंग्स है, उसको ज़्यादातर ये अफ़ेक्ट करता है। ये हमारा जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये नोज़, थ्रोट को अफ़ेक्ट करेगा। साथ ही साथ अगर इन्फेक्टेड पर्सन कोई हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उनको इन्फ्लुएंजा वायरस होने की चांसेस रहती है। देन है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फ्लुएंजा वायरस के 3 टाइप हैं जो इन्फ्लुएंजा वायरस का कारण बनता है, A, B और C। वायरस स्ट्रेन A, B चेंज वेरी क्विकली। AB जो होता है बहुत अपने आप को बहुत जल्दी ही चेंज कर लेता है और ये फिर से वा फिर से वायरस फैलाने के लिए रेडी हो जाता है। टाइप ए ब्रेक आउट ऑफ एवरी 2 से 3 ईयर। 2 से 3 साल में AB वायरस जो होता है अपने आप को चेंज करके एक न्यू स्ट्रेन लेकर वो फिर से वायरस फैलाने लगता है। टाइप बी स्प्रेड एवरी 3 to 5 ईयर में। टाइप बी जो है ये 3 से 5 ईयर में न्यू स्ट्रेन बन जाता है इसका और फिर से ये वायरस फैलाने लगता है। टाइप सी जो होता है बहुत वीक होता है। एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी मतलब ये महामारी जो है पैंडेमिक भी घोषित हो चुका है। एपिडेमिक भी होता है, साथ ही साथ लोकलाइज आउटब्रेक होता है, मीन्स लोकल एरिया पे भी फ्लू देखने को मिलता है। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फ्लू जो है वो फैलता है। Airborne spread predominates among crowded places. Airborne spread predominant among crowded population, close place such as school buses। जितने भी क्लोज प्लेसेस हैं, जितने भी क्राउडेड भीड़-भाड़ वाले एरिया हैं, क्लोज प्लेसेस है या फिर स्कूल बसेस है, वहाँ पे ये ट्रांसमिशन होने का चांसेस जो है इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। का इंक्यूबेशन पीरियड जो है बहुत शॉर्ट है, 1 से 3 दिन में साइन एंड सिम्पटम यहाँ पे अपीयर होने लगता है पर्सन के अंदर। देन इसके रिस्क फैक्टर क्या-क्या हैं? देन है इन्फ्लुएंजा वायरस का रिस्क फैक्टर, कौन से पर्सन को होने की चांसेस बढ़ जाती है। वैसे पर्सन जिनका एज
50 से ज़्यादा हो गया है या फिर छोटे बच्चे, उनको इन्फ्लुएंज़ा वायरस होने की चांसेस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ ऑक्यूपेशन, अगर किसी भी पर्सन का पेशा जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, तो उसका वायरस के चपेट में वो जल्दी आता है और फिर उसको होने की चांसेस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ लिविंग कंडीशन, अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल के आस-पास वाले एरिया पे रह रहा है या फिर ऐसा एरिया में रह रहा है जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी होने की चांसेस रहती हैं। साथ ही साथ वीक इम्यून सिस्टम, वैसे पर्सन जिनका इम्यूनिटी जो है बहुत कमज़ोर हो गया है, उनको ये फ्लू होने की चांसेस होती हैं। क्रॉनिक इलनेस, अगर कोई भी पर्सन लंबे समय से बीमार है या फिर उसको कोई ऐसा बीमारी है जैसे अस्थमा है, किसी भी तरह का कैंसर है, डायबिटीज़ है, तो उन्हें भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है फ्लू होने का। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनको चांस होती है, साथ ही साथ उनके होने वाले जो बच्चे रहते हैं, उनको भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है फ्लू होने का। देन अगर किसी भी पर्सन को फ्लू होता है तो क्या साइन एंड सिम्पटम अपीयर होगा उसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर फीवर देखने को मिलेगा जो 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में हाई ग्रेड फीवर रहेगा। देन पर्सन को हेडेक रहेगा, सर में दर्द देगा, साथ ही साथ मायल्जिया देखने को मिलेगा, मीन्स मसल्स में पेन होगा। देन सोर थ्रोट एंड कफ, गले में जो है खराश दिखने को मिलेगा और काफ़ी उसको ज़्यादा हार्ड कफ भी होगा। लैक ऑफ एपेटाइट्स मीन थकावट उसको ज़्यादा होगा। चेस्ट में पेन रहेगा, साथ ही साथ एचिंग मसल्स एंड जॉइंट, जितने भी मसल्स हैं, जॉइंट है, उनमें भी पेन दिखने को मिलेगा। फटीग एंड वीकनेस, यहाँ पे पर्सन को बहुत थकावट रहेगा और वो बहुत कमजोर फील करेगा अंदर से। अगर किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया तो हम कैसे उसको पता लगा सकते हैं, क्या डायग्नोसिस करेंगे जिससे हम लोग ये पता करेंगे कि हाँ उसको ये वायरस हुआ है। यहाँ पे हम पर्सन को आरटी-पीसीआर टेस्ट करते हैं जो कि लेबोरेटरी के अंदर पता लगाया जाता है कि उसको इन्फ्लुएंजा वायरस है या नहीं। देन है रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे RIDTS के नाम से भी जानते हैं। वायरल कल्चर करके भी हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को जो है इन्फ्लुएंजा वायरस है या नहीं। नाउ हमारा है ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, अगर किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया है तो हम किस तरह का उपचार उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज करके हम लोग उसका इलाज करेंगे। फर्स्ट है नेचुरल रिकवरी, अगर किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको मेडिसिन ही दिया जाए। कभी-कभी पर्सन जो है नेचुरली रिकवरी हो जाता है, खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। देन अगर पर्सन को पेन हो रहा है तो उसके लिए हम एंटी पेन साथ ही साथ एंटीपायरेटिक, यहाँ पे फीवर हमने देखा कि हाई ग्रेड फीवर देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पे हम लोग उसको पीसीएम प्रोवाइड कर सकते हैं और पेन किलर, एंटी पेन के लिए पेन किलर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। हाई फ्लूइड इनटेक, यहाँ पे हम लोग पेशेंट को हो सके तो एडवाइस करेंगे कि आप हो सके तो ज़्यादातर फ्लूइड अपने डाइट में लीजिए, जैसे सूप ले सकता है या जूस ले सकता है वो अपने डाइट के अंदर। देन बेड रेस्ट भी यहाँ पे हो सके तो जितना से जितना आप आराम कर सकते हैं, ये एडवाइस देना है उन्हें। अगर किसी भी तरह का सूजन हो जाता है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है एक वायरल डिजीज है, तो यहाँ पे हम लोग एंटी वायरल ड्रग्स प्रोवाइड करवाएंगे। देन है स्टीम इनहेलेशन, ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है, जितने हमारे नोज है, थ्रोट है, साथ ही साथ जो हमारा लंग्स है उनको अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पर्सन को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, उसके लिए हम उसको स्टीम इनहेलेशन करेंगे ताकि वो आराम से सांस ले सके। देन है बैलेंस डाइट इनटेक, हम उसे एडवाइस करेंगे कि जितना हो सके प्रोटीन और विटामिन मिनरल का अपने फूड में ऐड कीजिए। देन अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर कोई भी पर्सन स्मोकिंग करता है या अल्कोहल का सेवन करता है तो उसे हम लोग अवॉइड करने को कहेंगे। अवॉइड टचिंग सरफेस, बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसे इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट रखे हुए रहते हैं, इन्फेक्टेड जगह रहता है जिसको टच करने से अवॉइड करवाना है, जैसे कि हमारा लिफ्ट बटन हो गया या टेलीफोन हो गया। इन सब सरफेस पे वायरस जो होता है वो हवा के थ्रू
चिपक जाता है किसी भी जगह पे जाके। तो ऐसे जगह को अगर कोई भी पर्सन टच करता है तो हम उसे हैंड वॉश करने की सलाह दे सकते हैं। साथ ही साथ ना छुए ऐसे रखे हुए चीज़ों को, ये आप उनको और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अगर किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया है तो कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे, उसका बचाव कैसे करेंगे। फर्स्ट है हमारा एजुकेट द पब्लिक इन अ बेसिक पर्सनल हाइजीन स्पेशली द डेंजर ऑफ अनप्रोटेक्टेड कफ, स्नीज एंड हैंड टू म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रांसमिशन। यहाँ पे हम लोग पर्सन को एजुकेट करेंगे कि हो सके तो वो अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दें। अगर किसी भी चीज़ को छूते हैं या फिर वो छींकते हैं, खाँसते हैं तो अपने हैंड को अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करना है, हैंड को वॉश करना है। अगर ऐसे किसी भी सरफेस को या फिर किसी भी चीज़ को छूते हैं जो बहुत ज़्यादा दिन से पड़ा हुआ है तो भी उनको अपने हैंड को अच्छी तरह से वॉश करना है। इससे क्या होगा कि वायरस जो है वो फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी। देन इम्यूनाइजेशन विथ अवेलेबल किल्ड वायरस वैक्सीन मे बी प्रोवाइड 70 to 80% प्रोटेक्शन। अगर किसी भी पर्सन को ये वायरस हो गया है तो हम उसे किल्ड वायरस वैक्सीन लेने की सलाह देंगे जो 70 से 80% पर्सन को प्रोटेक्ट करेगा। देन है amantadine hydrochloride is effective in the chemoprophylaxis of the टाइप ए वायरस बट नॉट अदर। जो टाइप ए की वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस हो रहा है उनमें हम उनको ये मेडिसिन एमेंटाडाइज हाइड्रोक्लोराइड प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो इस वायरस के ग्रस्त से बच सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कैन बी गिवन इन ए चिल्ड्रेन, एडल्ट और ओल्ड एज पीपल। इन्फ्लुएंजा वायरस वो सभी पर्सन ले सकते हैं जैसे कि 6 मंथ, अगर किसी भी बच्चा का एज 6 मंथ से ऊपर है तो बच्चों में भी ये वैक्सीन लगवाया जा सकता है। साथ ही साथ एडल्ट और ओल्ड एज के पीपल भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं। इस वायरस का फ्लू सीजन जो है अक्टूबर से फरवरी के बीच में ज़्यादा होता है। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन शुड बी टेकन सितंबर टू अक्टूबर स्टार्ट। अगर इस वायरस को रोकने के लिए अगर कोई भी पर्सन वैक्सीनेशन लेना चाहता है तो सितंबर के लास्ट में, साथ ही साथ अक्टूबर के स्टार्टिंग मंथ में इस वैक्सीनेशन को ले सकता है। 2 वीक आर रिक्वायर्ड टू डेवलप इम्यूनिटी आफ्टर टेकिंग वैक्सीनेशन। ये सितंबर के एंड में और अक्टूबर के स्टार्ट वीक में इसीलिए बोला गया है क्योंकि जब भी कोई पर्सन इस वैक्सीनेशन को लेता है तो इस वैक्सीनेशन को इम्यूनिटी बनाने में कम से कम 2 वीक का टाइम लग जाता है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा, कुछ सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।